नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा यह जीआईसी लेक्चर बायोलॉजी का यह दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पूरा का पूरा सिलेबस बता दिया था, सिलेबस के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। तो आज का यह हमारा दूसरा लेक्चर है। अब दूसरे लेक्चर में देखिए हम लोग समझ लिए बिल्कुल उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम समझने वाले हैं। देखिए भाई, आप जानते हैं कि जीएस भी आएंगे 40 प्रश्न और जीआईसी लेक्चरर में, और 80 प्रश्न आपके बायोलॉजी के होंगे, वो भी ऑप्शनल होने वाले हैं। तो अब इस 80 में जो है 40-40 होगा जूलॉजी और बॉटनी। तो सेक्शन ए में बॉटनी था, सेक्शन बी में जूलॉजी था, ठीक है। तो बॉटनी में पहली हेडिंग हम आज शुरू करते हैं। पहली हेडिंग आपकी थी क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में हम लोग समझते हैं आज, ठीक है। तो देखिए जरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है दोस्त, इसको समझिए। क्रिप्टोगैमस और फेनोगैमस, पूरे पादप जगत जो है, पादप जगत को दो समुदाय में यहां डिवाइड कर दिया गया, दो सब डिवीजन में, दो सब किंगडम में आप कह दीजिए डिवाइड कर दिया गया। एक क्रिप्टोगैमस है और दूसरा कौन सा, फेनोगैमस। इसमें अंतर क्या है, जो क्रिप्टोगैमस है दोस्त, हम आपको बता दें ये सीडलेस प्लांट है, मतलब बीज रहित पौधे हैं। कैसे हैं, बीज रहित पौधे हैं, मतलब ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज नहीं बनता है, जिनमें बीज नहीं बनता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमस। और कुछ हैं जिनमें बीज बनता है, उसे कहते हैं सीडेड प्लांट, ठीक है। इसे कहते हैं बीजीय पौधे। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं दोस्त बीजीय पौधे, ठीक है। इसमें बीज बनते हैं। तो आप समझिए कि ऐसे कौन से पौधों का समुदाय है जिसमें बीज नहीं बनते हैं, जिसे सीडलेस प्लांट कहते हैं। तो इसे देखिए 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। कितने भाग हैं दोस्त, यहाँ 3 भाग हैं। कौन कौन से, एक तो थैलोफाइटा है और दूसरा है ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। आप समझिए थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करके हम देख लेते हैं, जिससे आसानी से सरलता से समझ में आ जाएगा। जो थैलोफाइटा है ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक बोले तो ये जलीय होते हैं, अर्थात ये सभी कहाँ होते हैं, ये जल में होते हैं। कहाँ होते हैं दोस्त, जल में होते हैं। जो ब्रायोफाइटा है ये उभयचर, ये कैसे होते हैं, उभयचर, एम्फीबियन। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कैसे होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, अर्थात जल में भी और स्थल दोनों जगह होते हैं। इसलिए कारण इनको कह दिया पादप जगत का उभयचर। इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर। अब ये जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा दोस्त ये कैसे हैं, पूर्ण रूप से स्थलीय हैं, ये आ गए स्थल पर। तो आप समझ सकते हैं कि क्रमिक विकास, इवोल्यूशन जो हो रहा है यहाँ पर, पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। अब मतलब पहले जल में था, फिर उभयचर आया, फिर कहाँ गया, स्थल पे आ गया। अब अगली खास बात देखिए जरा, जो थैलोफाइटा है ये टर्म थैलस से मिलकर बना है। किससे, ये थैलस। थैलस का मतलब होता है सूकाय। सूकाय मतलब ऐसा एक पौधा, एक ऐसी संरचना जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होती है। नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो देखिए नो रूट, स्टेम एंड लीफ, मतलब ये इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता है। कौन, और ये थैलोफाइटा के अंतर्गत जो भी हैं, इसमें कौन शामिल किए गए हैं, सभी शैवालों को शामिल किया गया इसमें। तो जो शैवाल है उसमें जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं। अब जो ब्रायोफाइटा है दोस्त, इनमें समझिए इनमें रूट नहीं होती, नो रूट। अब रूट नहीं होती तो इसका रूट का पूरा काम कौन करेगा, समझ रहे हैं। जब रूट नहीं होती तो यहाँ काम करता है, इसके स्थान पर राइजोइड्स। क्या पाई जाती है दोस्त, यहाँ होती है राइजोइड्स, ठीक है। एक धागेनुमा संरचना होती है जिसे कहते हैं राइजोइड्स। और इसमें लीफ्स भी स्पष्ट हो जाती हैं और स्टेम, लेकिन स्टेम उतना मजबूत नहीं होता कि खाया पिया एकदम मजबूती साथ यहां आ जाए, ठीक है। अब टेरिडोफाइटा की अगर बात करें दोस्त, टेरिडोफाइटा में देखिए यहां रूट भी डेवलप हो जाती है, स्टेम भी डेवलपमेंट हो जाता है और लीफ भी डेवलपमेंट। अब यहां क्रमिक विकास देखिए, यहां रूट, स्टेम, लीफ में विभेदित नहीं था, यहां रूट नहीं है लेकिन विभेदित हो गया, लीफ्स और स्टेम आ गया। अब यहां पर रूट भी आ गई, स्टेम भी आ गया, लीफ्स आ गया, लेकिन अभी आप फल फूल की कल्पना नहीं करिएगा, सीडी नहीं है, मतलब बीज वाले नहीं है, ठीक है। अगली खास बात देखिए, इसे वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं। वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस क्योंकि वैस्कुलर बंडल का बनना यहीं से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यहां तक तो वैस्कुलर बंडल दिखते ही नहीं है, जाइलम फ्लोएम की यहां बात ही नहीं हुई थी। अब इसे वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसे एक टर्म और आ गया इसके लिए, क्या, ट्रैकियोफाइटा, ठीक है। क्या आ गया, ट्रैकियोफाइटा। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, इसे देखिए इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। क्या कहते हैं दोस्त, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस इसे कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। अगली खास बात क्या है, इसको भी जरा ध्यान दीजिए भाई। देखिए अगली खास बात हम आपको बता दें, ये एट्रैकिएटा भी है, इसे क्या कहते हैं, एट्रैकिएटा, उसे क्या कहेंगे, ट्रैकियोफाइटा। अब जो हमारा ये था, ये इसकी कहानी तो यहीं तक फिनिश हो गई, किसकी, क्रिप्टोगैमस की। लेकिन जो फेनेरोगैमस है दोस्त, वो जो फेनेरोगैमस है, अब फेनेरोगैमस को देखिए 2 भाग में यहाँ डिवाइड कर दिया गया। कितने भाग में दोस्त, यहाँ देखिए फेनेरोगैमस को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। अब वो 2 भाग कौन है, इसको ध्यान दीजिए। एक तो है जिम्नोस्पर्म, एक हो गया जिम्नोस्पर्म और दूसरा हो गया एंजियोस्पर्म। अब यहां समझिए इसकी विशेषता, ये सीडेड है, यहां क्या बनते हैं, सीड बनते हैं, ठीक है। ये सीडेड प्लांट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये सीडेड प्लांट्स कहलाते हैं। अब यहां जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म की विशेषता देखिए, यहां सीड तो है,
सीड है बट नो फ्रूट, लेकिन इसमें फ्रूट नहीं बनता है। अब क्यों नहीं बनता है? यहां अंदर अगर घुसता है थोड़ा सा तो प्रश्न कैसे पूछता है। यहां देखिए मैं आपको बता दूं, जो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है किससे होता है? ओवरी से। फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होता है? ओवरी से। और सीड का फॉर्मेशन किससे होता है? ये होता है ओयूल से। किससे होता है दोस्त? ये होता है ओयूल से, ठीक है। तो यहां पर ओयूल तो होती है बट ओवरी नहीं होती है, ठीक है। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होती है, जिसके कारण यहां फल का विकास नहीं होता, और इसमें ओयूल होती है, जिसके कारण यहां क्या क्या मिलता है? सीड मिलता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो एंजियोस्पर्म है ये सबसे विकसित पौधे हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं, वेल डेवलप्ड ये प्लांट्स हैं, ठीक है। सबसे विकसित पौधे हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब इसको देखिए, एंजियोस्पर्म जो है इसे डाइकोटिलीडॉन, मोनोकोटिलीडॉन, दो ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया गया दो भाग में। अब डाइकोटिलीडॉन इसे कहेंगे तो ये डाई का मतलब द्वि, कोटिलीडॉन मतलब बीज पत्र, ठीक है। तो इसे कहते हैं द्विबीजपत्री, और इसे कहते हैं क्या? एक बीजपत्री। क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं एक बीजपत्री। तो ये द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दो भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया। अर्थात ऐसे पौधे जिनका अगर हम सीड निकालें केवल एक ही बीज पत्र रहे, एक ही कोटिलीडॉन रहे, उसको हम दो भाग में डिवाइड ना कर पाए तो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोकोटिलीडॉन। जैसे मैज है, मक्का है, और राइस है, चावल है, ठीक है, गेहूं है, ये सभी। तो अब व्हीट मींस क्या? गेहूं। अब समझिए, जैसे चावल है, अब चावल क्या दो भाग में टूट जाता है? नहीं टूटेगा ना, तो ये मोनोकोटिलीडॉन हो गए। मक्का भी नहीं टूटेगा दो भाग में, व्हीट भी नहीं टूटेगा दो भाग में। अब यहां जो है जो डाइकोटिलीडॉन से इसके सीड को जब निकालेंगे तो इसमें दो बीज पत्र अलग अलग हो जाते हैं, दो बीज पत्र अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैंगो है, मधुका है, इंडिका है, मैंगो इंडिका, मधुका इंडिका, ग्राम है, चना है, साइसेरेटम, पी है, मटर है, ठीक है, पाइसन सेटाइवम। तो इन सभी में क्या दालें निकलती ना, दो दालें निकल जाती हैं। अब मैंगो अगर देखा होगा तो इस समय तो मैंगो निकल रहे हैं भाई, उसके सीड को देखा तो बिल्कुल पपोला निकल जाता है एकदम। और कभी कभी क्या किया है कि उसको निकाल करके उसके सीड को और दोनों कोटिलीडॉन से निकाल करके उसमें चकड़ों की पत्ती रख करके और उसको भोंपुआ बनाया होगा, ठीक है। और नहीं बनाया होगा तो फिर अब क्या कहें, लेकिन बचपन में बहुत खेला होगा भाई, उसका भोंपुआ बना करके पोंपो खूब बजाया होगा, ठीक है। तो इसमें दो बीज पत्र हो गए, डाइकोटिलीडॉन्स हो गए। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन एक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहीं तक यहां पर हम आपको बता दें, जो जीआईसी लेक्चरर है इसमें सिलेबस यहीं तक ऐसा है। अब थोड़ा सा जो जहां से पूछता है, एक नंबर में पूछे जाने के क्वेश्चन की बात है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, टू किंगडम थियरी। अब यहां कुछ किंगडम थियरी हैं दी गई है, जैसे टू किंगडम थियरी है, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि इन किंगडम थियरी को किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया, तो यहां पर आप समझ लीजिए, ठीक है। टू किंगडम थियरी का प्रतिपादन किया था लीनियस ने, ठीक है। अब 3 किंगडम थियरी का प्रतिपादन किया था हीकेल ने। अब 4 किंगडम थियरी का प्रतिपादन किया था कोपलैंड ने। और 5 किंगडम थियरी का प्रतिपादन किया था आर एच विटेकर ने। और 6 किंगडम थियरी का प्रतिपादन किया था कार्लोवुज ने, ठीक है। किसने? कार्लोवुज ने। अब यहां से समझिए थोड़ा सा, एक आप एक सेंटेंस याद रखिएगा, लिहिकोवी, ठीक है, लिहिकोवी कावा, ठीक है, लिहिकोवी कावा, ठीक है। अब ये समझिए, लिहिकोवी का मतलब ये देखिए, यहां 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। तो 2 किंगडम थ्योरी के प्रतिपादन लीनियस ने किया, 3 किंगडम थ्योरी का प्रतिपादन हीकेल ने किया, और 4 का कोपलैंड ने किया, और 5 का विटेकर ने किया, आर्ची विटेकर ने, और 6 का आप वुज को ध्यान रखिए, कार्लो वुज ने, ठीक है। अगली अगर हम खास बात इसकी देखें तो इसमें जो सबसे ज्यादा आता है तो वो 5 किंगडम थियरी को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा 5 जो किंगडम थियरी है यहां से थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। अब 5 किंगडम अगर हम थियरी की बात करें तो यहां इसको समझिए, ध्यान दीजिए जरा। 5 किंगडम थियरी में इसका प्रतिपादन किसने किया था? आर एच विटेकर ने। कब? 1969 में, ठीक है। 1969 में आर एच विटेकर ने इसका प्रतिपादन किया, ठीक है। ये कुल मिला के आप कह दीजिए कि मॉडर्न सिस्टम है। कैसा है ये? एक मॉडर्न सिस्टम है, ठीक है। ये आधुनिक एक तंत्र है। और ये किस पर आधारित है? जो 5 किंगडम थियरी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, नीट में भी पूछा गया था, आपको बता दें, ठीक है। नीट में भी, वैसे अदर एग्जाम में भी, और पीजीटी टीजीटी में भी 1-2 बार पूछ लिया गया। तो यहां तक देखिए, इसका जो क्लासिफिकेशन का आधार है बेस्ड ऑन 3 कैरेक्टर, मुख्य रूप से 3 कैरेक्टर के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। अगर इस सिद्धांत को देखें 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है, आप क्लासिफिकेशन का, तो क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल यानी कोशिका की जटिलता के आधार पर, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव यानी जीवधारी की जटिलता के आधार पर, कोशिका की जटिलता के आधार पर, जीवधारी के जटिलता के आधार पर, और तीसरा जो आधार है पोषण, ठीक है। तो यहां 3 चीजें ली गई, एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिशन, ये 3 आधार पर ये 5 किंगडम थ्योरी
प्रदान की गई, दी गई RHB टेकर के द्वारा 1969 में। ठीक है, अब समझिए अगली बात, इसमें जो 5 किंगडम थ्योरी है, तो 5 किंगडम थ्योरी में इसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब 2 किंगडम थ्योरी तो जो कहती थी कि उसे सबसे पहले जीवों को 2 भाग में बांटा था। ठीक है, कितने भाग में? 2 भाग में। वो एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। लेकिन जैसे जैसे फिर मोनेरा आ गया, फिर प्रोटिस्टा आ गया, ठीक है, फिर फंजाई आ गया, एनिमेलिया, प्लांटी, ये आ गए। तो 5 यहां पर देखिए जरा 5 किंगडम थ्योरी की थोड़ा सा विशेषता। यहाँ 5 किंगडम थ्योरी की विशेषता हम आपको बता दें। 5 किंगडम थ्योरी की विशेषता जो है, ध्यान दीजिए कि 5 यहां पर ये भाग में डिवाइड किया गया। पहला है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर माइकोटा, प्लांटी, एनिमेलिया, या आप यहां कह सकते हैं फंजाई। क्या कह सकते हैं दोस्त? यहां कह सकते हैं आप फंजाई। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब यहां समझिए, जो मोनेरा है इसमें किसको रखा गया है? सभी प्रोकैरियोट को रखा गया। किसको? सभी प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको इसमें शामिल किया गया। जैसे यूबैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइस्टीज हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया और माइकोप्लाज्मा हो गया। इन सभी को किसमें रखा गया? मोनेरा में रखा गया। ठीक है, मोनेरा में। और ये सभी कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जो प्रोटिस्टा है इसमें किसको शामिल किया गया? ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मतलब सभी यूकैरियोटिक जो कोशिका है और कैसी हैं? एक कोशिकी हैं, उनको शामिल किया गया प्रोटिस्टा में। अब इसमें जैसे किसको? प्रोटोजोवन हो गया, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया, डायटम्स हो गया, यूग्लिनॉइड्स हो गया, स्लाइम मोल्ड। और यहीं से क्वेश्चन उठा करके रख देता है। जैसे डायनोफ्लैजिलेट को किसमें शामिल किया गया? किसके अकॉर्डिंग किसको रखा गया? मोनेरा में रखा गया, माइकोटा, प्रोटिस्टा में, कि प्लांटी में? ऐसे ऑप्शन देकर के पूछ लेता है। डायटम्स को भी ऑप्शन देकर के पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्त। और जब माइकोटा अथवा फंजाई कहे तो इसमें मुख्य रूप से कवक को रखा गया। किसमें? कवक को। इस क्लोरोफिल लेस होते हैं, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है इसमें दोस्त? इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, अर्थात ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है, कौन? फंजाई। अब दूसरा, अगला चौथा है प्लांटी, तो इसमें सभी मल्टीसेलुलर प्लांट्स हैं, सभी पौधों को शामिल किया गया है। एनिमेलिया है तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स, अर्थात इसमें किसको रखा गया है? जंतुओं को रखा गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कुछ साइंटिस्ट और उनके कुछ पुस्तक के बारे में, क्योंकि यहाँ क्लासिफिकेशन की पूरी चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर सम साइंटिस्ट और उनके बुक्स के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ठीक है, अब यहां ध्यान रख दीजिए दोस्त कि सम साइंटिस्ट एंड देयर बुक्स, कुछ वैज्ञानिक हैं और इनके कुछ पुस्तक के नाम है। पुस्तक के नाम भी आ जाते हैं तो थोड़ा दुष्टता करता है अगर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आजकल देख रहे हैं नए नए प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब यहां हम बात करें अगर कुछ साइंटिस्ट के बारे में, अरस्तु तो आपको जानना ही जानना है, थियोफ्रास्टस को आपको जानना ही जानना है, क्योंकि अरस्तु किससे संबंधित है? जूलॉजी से। किससे संबंधित है? ये जूलॉजी से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है भाई? ये बॉटनी से संबंधित है। ठीक है, अरस्तु तो बायोलॉजी से भी संबंधित है। किससे? बायोलॉजी से। यही कारण है कि अब यहां समझिए पहला पॉइंट कि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के जनक हैं। और थियोफ्रास्टस जो है किसके फादर हैं? फादर ऑफ बॉटनी। किसके? बॉटनी के पिता कौन कहलाते हैं? थियोफ्रास्टस। ये तो पहले से भी आप जानते हैं। अब थोड़ा सा मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक क्वेश्चन का हमें जवाब दीजिएगा कि जीव और जंतु में क्या अंतर है? जीव और जंतु में क्या अंतर है? क्या अंतर है? क्या अंतर है जीव और जंतु में? ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में नहीं आता तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, जीव और जंतु में क्या अंतर है आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। है तो सुनने में वही आपको लग रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन तो है ही दोस्त। अब देखिए अगली खास बात, अरस्तु के बारे में, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी भी कहा जाता है। आप प्लांट्स के बारे में समझिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ क्योंकि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो इन्होंने, अरस्तु ने भी पौधे का वर्गीकरण सबसे पहले किया था। तो क्या किया था कि इन्होंने हर्ब, श्रब, ट्री, 3 भाग में इन्होंने वर्गीकृत किया था पौधों को। किसने? अरस्तु ने वर्गीकृत किया था। ठीक है, कितने भाग में? 3 भाग में। और इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। अरस्तु की बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फादर ऑफ बॉटनी हो गए, इन्हें एक और चीज कहा जाता है कि फादर ऑफ, क्या कहा जाता है दोस्त? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी। एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी का भी जनक कहा जाता है। किसको? थियोफ्रास्टस को। ठीक है, अगली खास बात, इन्होंने जब डिवाइड किया पौधों को तो ट्री में, सरब में, अंडर सरब और हर्ब, इसमें इन्होंने डिवाइड कर दिया। वैसे आप जानते हैं कि हर्ब, सरब, ट्री हैं, लेकिन ये अंडर सरब से एक और आ गया, तो हालांकि यह ज्यादा दिन तक नहीं रहा, ये कृत्रिम एक तरह से वर्गीकरण था। ठीक है, अब अगली खास बात यह है कि गिव कॉन्सेप्ट ऑफ
एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। मतलब इन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट दिया था, थियोफ्रास्टस ने ही, कि कुछ एक वर्षीय होते हैं, कुछ एक वर्षीय होते हैं पौधे, और कुछ कैसे होते हैं, द्विवर्षीय होते हैं, और कुछ बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या है दोस्त? हिस्टोरिया प्लांटेरम। यहां देखिए, हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमल का अध्ययन जूलॉजी में होता है, इनके पिता अरस्तु हैं, और हिस्टोरिया प्लांटेरम ये प्लांट का अध्ययन बॉटनी में होता है, बॉटनी के पिता थियोफ्रास्टस। तो हिस्टोरिया दोनों जगह लगा है। हिस्टोरिया एनिमेलिया अरस्तु है, हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रास्टस है। ये आप बात ध्यान रखिएगा। और अगर इसकी अगली खास बात क्या है दोस्त, और इस टॉपिक में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी जरा ध्यान दीजिए। देखिए, अब यहां और जो मैंने एक लिनियस की बात किया, सॉरी लिनियस नहीं, अभी मैंने बात किया अरस्तु के बारे में, अभी बात किया मैंने थियोफ्रास्टस के बारे में, अब मैं बात कर रहा हूं कैरोलस लिनियस के बारे में। क्योंकि अगर वर्गीकरण नाम आता है टैक्सोनॉमी, अगर कैरोलस लिनियस ना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त। तो जरा ध्यान दीजिए कैरोलस लिनियस के बारे में। देखिए, स्वीडन साइंटिस्ट थे। कैसे थे ये? कहां के थे? स्वीडन के। ठीक है, अब कैरोलस लिनियस जो हैं, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। पादप वर्गीकी का इन्हें जनक कहा जाता है, प्लांट टैक्सोनॉमी का इन्हें क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये तो क्वेश्चन कई बार बन भी चुका है, आ भी चुका है। ठीक है, लेकिन पुराने पैटर्न नहीं, थोड़े नए पैटर्न पे आइए। अब यहां फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी भी इन्हें कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी। तो दोनों टैक्सोनॉमिक जब फादर हैं, तो यहां आप कह सकते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। ठीक है, क्योंकि प्लांट टैक्सोनॉमी का भी इन्हों फादर कहा जाता है, एनिमल टैक्सोनॉमी का भी। तो आप प्लांट और एनिमल जानते बायोलॉजी है, और कुल मिलाकर टैक्सोनॉमी का इनको फादर कहा जाता है। ठीक है, अगली खास बात देखिए कि कैरोलस लिनियस ने नामकरण पद्धति दिया था ना, टू किंगडम सिस्टम थियरी दिया था कि नहीं दिया था? अभी मैंने पहले ही बात किया था, टू किंगडम सिस्टम थियरी 3, 4, 5, ठीक है 6। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इनके अनुसार इन्होंने सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने पौधों और जंतुओं दो भागों में इनको क्या किया था? पूरे जीवधारियों को बांट दिया था। ठीक है, अब इनकी कुछ पुस्तक है दोस्त, पुस्तक को आप जरा ध्यान रखिएगा। यहां पर इनकी बुक्स हैं, इनकी बुक्स अगर आ गई दोस्त छूटने ना पाए। मैंने देखिए किसका बताया, अभी मैंने अरस्तु की बुक को भी बताया, और इधर जो है थियोफ्रास्टस की भी बुक को बताया। अब बात कर रहे हैं हम बुक के बारे में, किसके? कैरोलस लिनियस के। इसकी देखिए, हॉर्टस अपलैंडिकस। ठीक है, हॉर्टस अपलैंडिकस, ये पहली बुक थी इनकी। कौन थी? पहली बुक थी। अगर ऐसा आ जाएगा फर्स्ट बुक, व्हाट इज द फर्स्ट बुक ऑफ कैरोलस लिनियस? कैरोलस लिनियस की पहली पुस्तक का क्या नाम है? तो देखिए, हॉर्टस अपलैंडिकस। ठीक है, इनकी पहली बुक थी। और स्पीसीज प्लांटेरम इनकी लास्ट बुक थी। कौन थी? इनकी लास्ट बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम, इनकी अंतिम बुक है। ठीक है, अब अगर और इनकी बुक क्या नाम है? फिलोसफिया बोटेनिका भी है इनकी बुक, फिलोसफिया बोटेनिका। सिस्टेमा नेचुरी भी इन्हीं की बुक है, सिस्टेमा नेचुरी। जेनेरा प्लांटेरम भी इन्हीं की बुक है। समझ रहे? स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, फिलोसफिया बोटेनिका, हॉर्टस अपलैंडिकस। ठीक है, इतनी बुक हैं इनकी, किनकी? कैरोलस लिनियस की। एक बात और, जो जेनेरा प्लांटेरम है, इनमें बेंथम और हुकर ने पौधों का जो पूरा सा बताया था विस्तार, तो इन्हीं बुक में उन लोगों ने बताया। ठीक है, इन्हीं बुक में पूरा का पूरा इन्होंने बिल्कुल दिया है अपने मेथड। ठीक है, अगली खास बात क्या है? तो इनकी बुक आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्त। अगली खास बात क्या है दोस्तों, इसको भी जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, अगली बात क्या है? कुछ यहां टर्म है, टर्म को भी ध्यान दीजिए कि टर्म टैक्सोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एपी डी कैंडोल। ठीक है, ये बात भी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, कि टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया? तो टर्म टैक्सोनॉमी एपी डी कैंडोले ने दिया था। ठीक है, टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? एपी डी कैंडोले। और टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। ठीक है, अब यहां टर्म बायोलॉजी किसने दिया? टर्म बायोलॉजी दिया था लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। कब दिया था? 1802 में। कब दिया था दोस्त? 1802 में दिया था लैमार्क और ट्रेविनेरस ने। अब थोड़ा सा यहाँ क्लासिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा। अभी तो मैंने 5 किंगडम थियरी का बताया था, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। यहां से कहां से बनते हैं? इस जगह से देखिए, अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड टिप्पो, ओस्टवाल्ड टिप्पो के जो क्लासिफिकेशन था, इनके आधार पर भी बन जाता है। देखिए कहां से बनते हैं, मैं अभी एम्ब्रियोफाइटा की भी बात करूंगा, लेकिन थैलोफाइटा को देखिए। थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा दो इन्होंने डिवीजन में इसको बांट दिया। किसने? ओस्टवाल्ड टिप्पो ने। थैलोफाइटा में कौन किसको रखा? प्लांट्स विदाउट एम्ब्रियो, ऐसे पौधे जिसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, एम्ब्रियो नहीं होता है, उसे थैलोफाइटा में रख दिया। और एम्ब्रियोफाइटा में कौन है? जिसमें ये विद एम्ब्रियो, मतलब जिसमें एम्ब्रियो होता है। ठीक है,
अब इसमें टोटल 10 डिवीजन है। कितने हैं? 10 डिवीजन। थैलोफाइटा में कितने? 10 डिवीजन है और इसी 10 डिवीजन से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। कहां से बनाया जा रहा है, कहां से आपको फंसाया जा रहा है, इसको जरा ध्यान दीजिए। देखिए अगर इसकी हम बात करें 10 फाइलम में या 10 डिवीजन कह दीजिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये कहां तक है? 10 तक। तो साइनोफाइटा या साइनोफाइसी आप समझ लीजिए। इसमें किसका अध्ययन किया गया, किसको रखा गया है? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल को, नील हरित शैवाल को इसमें रखा गया दोस्त, ठीक है, नील हरित शैवाल को साइनोफाइटा में, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोफाइटा कह दीजिए, साइनोफाइसी। अब यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनोफाइट्सा में कौन है? यूग्लिनोइड्स हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है, देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट उस पर मैं स्टार बना दे रहा हूं। क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गा इसमें शामिल है, तो कम आता, सब जानते हैं क्लोरोफिल है तो ग्रीन रहेगा ही। अब यहां क्राइसोफाइटा है, क्राइसोफाइटा तो येलो और ग्रीन एल्गा अगर है, येलो ग्रीन एल्गा है अगर पीले हरे शैवाल, तो उसे क्राइसोफाइटा में रखा गया। किसमें? क्राइसोफाइटा में। अब यहां पायरोफाइटा है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट और डायटम्स को रखते हैं किसमें? पायरोफाइटा में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आजकल जो लोग बना रहे हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन वो ऐसे बना सकते हैं। इस बार तो यही आने की संभावना भी बढ़ सकती है कि डाइनोफ्लैजिलेट और डायटम को किसमें? पायरोफाइटा में रखते हैं, ठीक है। अब फियोफाइटा क्या है? फियोफाइटा में किसको रखा गया? ब्राउन एल्गा या फियोफाइसी कह दीजिए, समझ रहे? ब्राउन एल्गा, यह भी क्वेश्चन बहुत बन चुका है, फियोफाइसी। और रोडोफाइसी में तो जानते हैं लाल शैवाल, तो ये तो पहचान जाएंगे, रोडो मतलब लाल लाल, ठीक है। और साइजोमाइकोफाइटा है, ये है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को साइजोमाइकोफाइटा है। मिक्सोमाइकोफाइटा स्लाइम माउल्ड फॉल्स फंजाई। और यू माइकोफाइटा में रखा गया किसको? ट्रू फंजाई। यहां थोड़ा सा अंतर रखिए, यहां फॉल्स फंजाई है और यहां कौन है? ट्रू फंजाई है। फॉल्स फंजाई में कौन है? मिक्सोमाइकोफाइटा है और ट्रू फंजाई में कौन है? यू माइकोफाइटा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्त क्लासिफिकेशन से हमने आपको बताया, जो क्लासिफिकेशन से बनने वाला क्वेश्चन है, जो इसका टॉपिक है, यहां तक मैंने रख दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत अंदर तक क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। हाँ यह है कि पर्याप्त जितना इनफ हो सकता है, जितना तक वो आ सकता है, वहां तक मैंने लेक्चर बना दिया, ठीक है। अगर आपको यह लेक्चर दोस्त एक बार आप फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि परिवर्तन उसके हिसाब से किया जा सकता है। तो यह लेक्चर दोस्त आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हमारे आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।